आज की चर्चा की शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे, लेकिन इसे खत्म बुर्किना फासो पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं पीपल भारत। आज की अगर हम बात करें, आज के परिप्रेक्ष्य की अगर हम बात करें, तो युद्ध लगातार देशों की तरफ बढ़ रहा है, या ये कहें कि युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा है। भारत पाकिस्तान में तनाव, कंबोडिया की तरफ भी ये चीज़ें गई, कंबोडिया थाईलैंड में तनाव बढ़ा, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में चीज़ें ख़राब हुई, ईरान और इजराइल की अगर हम बात करें, लगातार वहाँ भी चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं। लेकिन इस बीच एक नाम जो उभर कर सामने आया है वो है बुर्किना फासो। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इसे लगातार समझने की कोशिश करेंगे कि चीज़ें आखिरकार हो क्या रही हैं, क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रहे हैं। इन सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे मेरे सहयोगी आरिफ हसन। आरिफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। आरिफ, क्या सच में हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रहे हैं, या ये मेरी तरफ से एक मिथ है, या मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा कुछ? देखिए, जिसे कहते हैं गैप का या उसका भविष्य का, तो बात जो है वो सिर्फ भगवान ही जानता है, अल्लाह ही जानता है, उसके बारे में कहते हैं। लेकिन हम तो सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो हालात हैं वो इसी तरफ बढ़ रहे हैं। ख़ास तौर से डोनाल्ड ट्रंप जो ये कह करके आए थे कि मैं 24 घंटे के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग बंद करा दूंगा, या फिर मैं अमन और शांति ले आऊँगा, या गज़ा और इसकी बात भी कर रहे थे इसराइल की, वो भी जंग में बंद करा दूँगा। भारत और पाकिस्तान में तो सीज़ फायर ले आए हो। भारत और पाकिस्तान के अंदर सीज़ फायर ले आए या क्रेडिट ले रहे, ये खैर हम इसके बारे में एक सवाल है। हालांकि आज हमारे जो वाइस एयर चीफ है उन्होंने कहा है कि हमने किस तरह से पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। सिर्फ 50 तरीके के हमने हथियार इस्तेमाल किए, उसी के अंदर पाकिस्तान को घुटने पर लाया। बहरहाल वो अलग एक दूसरा मुद्दा है, उसके ऊपर हम पहले ही पर चर्चा कर चुके हैं, फिर किसी वक्त में करेंगे उसका आगे जब कुछ देखो। अभी बात बन रही थी ऐसा हमने कहा तीसरा विश्व युद्ध। डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद इस दुनिया के अंदर उथल पुथल मचा दी, खासतौर से टैरिफ वार के ऊपर। वो यही नहीं समझ पा रहा है कि मुझे करना क्या है, मैं किस सीट पर बैठा हूँ। वो उस जगह पर बैठ गया जाकर के अमेरिकन प्रेसिडेंट को कहा जाता है सबसे दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान। अब वो उस नशे में इतना चूर है, वो यही नहीं मालूम कि अब अमेरिका बिखर रहा है। एक ऑफिशियल के पेंटागन के ऑफिशियल के अकॉर्डिंग अमेरिका के पास इस वक्त सिर्फ 8 दिन के हथियार हैं। अगर किसी से उसका युद्ध हो जाए तो सिर्फ अमेरिका के पास 8 दिन के हथियार हैं। और वो जो इससे पहले कि अगर यूक्रेन को हथियार देने की बात कर रहा था, पहले तो यूक्रेन के खिलाफ पड़ गए आप ज़ेलेंस्की के, और फिर आप जो है रूस के फेवर में रहे। जब पुतिन ने या उसने नहीं सुनी तो फिर आप, या रूस ने आपकी नहीं सुनी तो आपने क्या किया, आप जाकर के अब यूक्रेन के साथ हो गए। उसको कह रहे हैं हम आपको हथियार देंगे। पहले आप उससे लड़ रहे थे कि तो हथियार नहीं देंगे, और कुछ अजीब सौदे कर रहे थे, जो भी कर रहे थे। वो नहीं होने के बाद अब आप कह रहे हैं, उसके बारे में कहते हैं पुतिन के बारे में कि पुतिन मीठी मीठी दिन में बातें करते, रात को हमला कर देते। कभी ये कहते और अब कभी कहते हैं मैं धमकाते हैं पुतिन को, मैं B1 B2 B52 से मैं अटैक करूँगा। आरिफ, माफ़ी के साथ रोकना चाहूँगी, एक चीज़ समझना चाह रही हूँ, क्या अमेरिका कमज़ोर हो गया है इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप का ये बिहेव है, या डोनाल्ड ट्रंप का ये बिहेव है इसीलिए अमेरिका लगातार कमज़ोर हो रहा है? जो डोनाल्ड ट्रंप का नशे के अंदर, ताकत के नशे में चूर होने के बाद जो बिहेव है, इसलिए अमेरिका कमज़ोर हो रहा है। और दूसरी बात, वो हर तीसरे दिन धमकी देते हैं कि हम रूस को बर्बाद कर देंगे, मैं वहाँ पर बमबारी कर दूंगा, ये कर दूंगा। और पुतिन का एक बड़ा सटीक स्टेटमेंट आता, दिस इज़ ओल्ड, इट इज़ ओल्ड न्यूज़। ठीक है, कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ कह सकते हो, और बरसने वाले नहीं हो आप सिर्फ गड़गड़ाहट और सिर्फ शोर मचा सकते हो। मैं उस अल्फाज का तो यूज़ नहीं करूँगा यहाँ पर, जिसे कहते हैं आपके बस की बात कुछ नहीं। और हकीकत बात ये हो गया, उसने जो एक गठजोड़ बना लिया, ख़ास तौर से इस तरह से रूस और चाइना जो साथ साथ आ गए हैं। इस वक्त यूरोप ने अपनी तमाम तर ताकत जितनी भी थी, जो उसकी हथियारों की ताकत थी, पैसे की ताकत थी, वो उसने यूक्रेन और गज़ा के अंदर यानी कि इसराइल के सपोर्ट में अपनी ख़त्म कर दी। ये मैं बताता रहा हूँ, और के ऑफिशियल रिपोर्ट है पेंटागन की, सिर्फ उसको 8 दिन के हथियार बचे। उसने कहा था पीछे, शायद मैंने बताया भी था, कि 17 पैट्रियट उसे यूक्रेन को देने थे। वो कह रहा मेरे पास तो ही नहीं, अभी मैं बनाऊंगा, और बनाने में 6 से 8 महीने लगेंगे। हाँ, मैं 6 से 8 महीने लगेंगे। कभी जर्मन से कहता तुम दो, जर्मन क्या, मैं क्या करूँगा, मैं अपने दे दूँगा। तो अब हाल इसी के फ़ायदा उठाते हैं रूस ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए यूक्रेन। अब रूस को पूरा यूक्रेन चाहिए किसी भी सूरत से, और रूस एक तरह से युद्ध जो है जीत चुका। और अगर ये यूरोप इधर इन्वॉल्व हुआ, अब इनकी नज़र जो मैं आप कह रही ना कि तीसरे विश्व युद्ध के बारे में, जो किलानिनग्राद है
उसका जो सबसे बड़ा रूस का एक वो है पोर्ट है, जो इससे पहले जो और उसके पोर्ट है उसमें तो बर्फ़ जमी रहती। ये एक ऐसा पानी होता ठंडा, लेकिन यहाँ पर हाँ, लेकिन यहाँ ये 12 महीने एक्टिव रहता। यहाँ से भारत का भी एक आयन इस्तेमाल उसने अभी बना करके दिया भारत को भी, रूस ने वहीं से आया है। तो उस पर अगर किसी ने निगाह डाली, और यूरोप को पूरी निगाह रखता है वहाँ से, यूरोप पे वो अंधाधुंध बमबारी करेगा, यूरोप तबाही के कगार पे पहुँचेगा। तो यूरोप जहाँ अपने इन मसलों में उलझा हुआ है कि वो यूरोप भी नहीं समझ पा रहा कि क्या करना। अच्छा, दूसरी बात, उसने भारत की भी बात आ जाती है यहाँ पे। अभी भारत से भी उसने कहा यूरोपीय यूनियन ने कि हम तुम्हारे पास सैंक्शन लगाएंगे। अगर सैंक्शन लगाएगा भारत के ऊपर, देखिए आजकल के सैंक्शन के दौर के अंदर तेल लेना, ये करना कोई बड़ी बात नहीं। डार्क फ्लीट के ज़रिए सबका बिजनेस होता है। अब ये डार्क फ्लीट क्या है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं आपको। डार्क फ्लीट क्या है? डार्क फ्लीट ये होता है कि ये जहाज़ जो है समुद्र के अंदर घूमते रहते हैं तेल लेकर के। लिया इन्होंने, अब वो क्या करते हैं, थोड़ी दूर चलते जब देखें तो अपने उस पर किसी और देश का फ्लैग लगा लेते हैं, कभी कुछ और ये जा करके सबसे ज़्यादा डार्क फ्लीट से अगर तेल को ख़रीदता है तो चाइना ख़रीदता है। अभी क्या करते हैं, भारत का भी देखिए कि वो यहाँ से गया और उसने क्या करा, ईरान से तेल लिया और जाके ओमान के पोर्ट पर खड़ा हो गया, लेकिन फिर वहाँ से वापस आके, जैसे आपने ओमान से तेल लिया, वहाँ से आपने फ्लैग लगा लिया। तो एक तरह ब्लैक मेल जिसे कहते हैं ना, तो ये इस तरह से डार्क फ्लीट से सैंक्शन ने कोई असर नहीं करते। इधर ये यूरोप उसमें उलझा हुआ है, और एक नई ताकत जो एक उभर रही, जिसका आपने शुरू में जिक्र किया, बुर्किना फासो का एक अफ्रीका का एक नया उदय हो रहा है इस वक्त में। और अफ्रीका का जो इन्होंने जो कॉलोनियल पावर्स थी, इन्होंने जो उसका यूज़ किया था और उसको जो गुलाम बना रखा है, ये समझ लीजिए 4 महीने मीटिंग चली, एक केक की तरह से उसे काट करके उसके इतने टुकड़े कर दिए। अब उसके अंदर एक नया नाम उभर रहा है, इब्राहिम ट्रौरे, जो कि बुर्किना फासो का प्रेसिडेंट है। 37 साल की उसकी एज है, हालांकि वो भी तख्ता पलट कर कू करके ही आया है वहाँ पर, उसने जो निज़ाम कायम किया है वहाँ पर। अब वो इनको चैलेंज कर रहा, उसने कहा कि एक दिन के 30 दिन का टाइम दिया फ्रांस को, फ्रांस के 30 दिन के अंदर आपकी आर्मी यहाँ से वापस। अभी तक फ्रांस, डच ये लोग रूल कर रहे थे, उसके अंदर अमेरिका का नहीं था, यूरोप का था, लेकिन डच जो थे ये लोग वहाँ पर रूल कर रहे थे। और अभी भी जो वहाँ पे हुकूमत होती है, यूरोप क्या अब खात्मे की तरफ बढ़ रहा है? यूरोप का तो खात्मा तय है। अब नए पावर जो उभर रही है वही उभर रही है उसके अंदर, वो उभर रही अफ्रीका। अब देखिए ये लोग एक किसी पॉइंट पर जल्दी से इकट्ठे नहीं हो पाते। उसने क्या किया, 3 कंट्री को, माली, नाइजर और बुर्किना फासो, इन 3 को मिलाकर के अभी उसने जो मीटिंग की है, तो उसने किया अब ये 3 मुल्क करके जो मुल्क हैं, इनकी आर्मी की एक होगी, इनकी करेंसी एक होगी। वो नई करेंसी लॉन्च कर रहा है, वो गूगल को बाय बाय कह रहा है 30 दिन के अंदर अंदर, वो नया अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा, चाइना ने कर रहा, हाँ वो उसको डेवलप कर रहा, वो किसी से, और यूरोप के तो बिल्कुल, और यूरोप को तो ऐसा लताड़ पिला रहा है वो कह रहा तुमने हमारे अफ्रीका का जो चेहरा दिखाया है ना हमें, जब भी हम देखते थे, वो अपनी स्टोरी बताता है कि बचपन में हम देखते थे कि अफ्रीका भूखे नंगे और मजदूर लोग इस तरह से, और हमें, और बोले कभी हमने तुमने माल सारा हमारा, गोल्ड हमारे यहाँ से भी। उसने क्या किया, ये समझ लीजिए इस टाइम डेली 400 किलो गोल्ड निकालता है। उसने गोल्ड माइन को नेशनलाइज कर दिया, जो इससे पहले फ्रांस निकाल रहा था, यह सब चीज़ें। और वो कह रहा सब चीज़ हमारे पास है, रेयर मैग्नेट और बहुत सारी चीज़ें बताता है जो तुम्हारी चीज़ों में यूज़ होती है, जो प्लेटिनम जो तुम यूज़ करते हो उसके अंदर अपनी लाइटों में, हमारे यहाँ अंधेरा और हमारे यहाँ भूखमरी है। उसने इनको बाय बाय किया और 3 कंट्री को एक, उसने आर्मी भी एक बना रहा है और फोर्स भी उसकी एक होगी उसकी। अब इसी तरह से जो अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंटल, जैसे मैंने कहा एक जो अफ्रीका की यूनियन थी, उसको भी उसने बाय बाय कह दिया कि अफ्रीकन यूनियन जो थी यूरोप के और इनके अंडर में काम कर रही थी। जब कोई बात होती थी तो सीधे हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा देते थे, और जब कोई अंदर से कोई बात हो या हम आ रहे तो हमारे सपोर्ट से नहीं खड़े, क्योंकि इसके अंदर जो लोग थे वो ज़्यादातर उन्हीं लोगों के सपोर्टर थे। तो एक नया सूर्य जहाँ उदय हो रहा है, ये अपनी झगड़े में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ एक और आप बता दूँ, अब आते हैं ईरान की तरफ। ईरान वार को भी जिसकी बड़ी क्रेडिट ली था, ट्रंप जो आए थे वहाँ पर कह करके मैं जंग रुकवा दूंगा, और रुकवा दी। ट्रंप का कायदा क्या है, जब कोई उसका साथी जंग हारने लगता है, जिसका वो सपोर्टर है, तो क्या करता है, वो जंग रुकवा देता। इसराइल की ऐसी तैसी कर दी थी उसने, ईरान ने, उसने क्या जंग रुकवा दी। ये देखिए दूसरा अटैक ज़रूर होगा, और जैसे दूसरा अटैक हुआ उसके ऊपर, अब की बार इसराइल को ही बचाने वाला, जो फिलहाल हमें दिखाई दे रहा नक्शा नहीं दिखाई देगा। वहाँ पर जो जंग छिड़ेगी बहुत भयानक जंग छिड़ेगी।
अरब जो अपने आप को अरब सोच रहे हैं ना, वो अरब भी नहीं बच पाएंगे इस चीज़ से। एक चीज़ समझना चाहूँगी, जिस तरह से अफ्रीका आगे बढ़ रहा है, क्या इसका भारत पे कुछ इम्पैक्ट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी तरह का? भारत को बस यही करना है कि इस वक्त यूरोप और अमेरिका डूबती हुई किश्तियाँ हैं या नाव है, जो इस पर सवार होगा उसका हाल क्या होगा। भारत को उधर से अपने आप को, जैसे भारत ने भी पीछे, अब वो वेस्ट से थोड़ा सा वो करा, और भारत ने जवाब भी बड़ा अच्छा दिया। हमने पहले जिक्र भी किया था कि तुम्हारा ये दोहरा मेयार या दोहरा रवैया, दोगलापन नहीं चलेगा। अब भारत को अपने डिसीजन जो है ना, इन डिसीजन के ऊपर उनके जो असर से, उनसे प्रभाव से निकलना पड़ेगा, डिसीजन खुद लेने पड़ेंगे। और जो एक ये इधर जो पावर बन रही है, रूस चाइना मिल करके इनके साथ खड़ा होगा। बाजार भी है, हथियार भी हैं, सब कुछ है, भारत को यहाँ पर आना पड़ेगा। इस वक्त आप ये देख सकते हैं, दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। अभी आप देखिए साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, कल ही उसने कहा नॉर्थ कोरिया ने कि अपनी आर्मी से कि तुम जंग के लिए तैयार रहना, ठीक है, हम किसी वक्त भी। और उसने जब वो गोले दागता है ना समुद्र के अंदर, तो ये समझ लिए जो साउथ कोरिया, उसका दिल ऐसे कांपता है इस तरह से। ऐसे ट्रम्प भी हिलता है उससे। अभी एक और जो चीज़ हो रही है वो देखिएगा, साउथ चाइना सी, ये साउथ चाइना सी को गर्म करने के मूड में है अभी जा कर के। इसका क्या मतलब हुआ, साउथ चाइना सी को गर्म करने के मूड में? ये मतलब ये साउथ चाइना, मतलब चाइना को वहाँ पे उलझाने के मूड में है। और वहाँ पर अगर कोई होता भी है, क्या अमेरिका ने आकर के मशक की है वहाँ पे, एक्सरसाइज किया, अभ्यास किया, युद्ध अभ्यास किया वहाँ पर। अभी उन्होंने भारत भी फिलीपींस के साथ वहाँ पर करने जा रहा, जबकि वो क्या है, चाइना उस इलाके के अंदर जो इंटरनेशनल लॉ होते हैं ना, कि आपके समुद्र से 200 मील तक आपकी किलोमीटर तक दूरी होगी, चाइना उसको क्या कर रहा है, दरअसल लगातार उसको समुद्र को पाटते हुए उसको आगे बढ़ रहा है उसके अंदर। अब वो हिस्सा शायद वो जापान के 50 किलोमीटर के आसपास पहुंच गया जब चाइना, तो उस जगह पर एक्सरसाइज करना मतलब चाइना को चैलेंज करना। तो अगर चाइना चैलेंज होगा वहाँ से, कोई भी चाइना के साथ बनी पड़ेगी, तो ताइवान, और ताइवान पे जिस दिन कुछ हो गया, ये समझ लिए इस दुनिया को, पूरी दुनिया को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता फिलहाल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर इस समय की बात की जाए तो ये समय परिवर्तन का है, और परिवर्तन में अगर एक चीज़ खत्म होती है तो एक चीज़ शुरू भी होती है। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि अफ्रीका जो है अब नए की तरफ बढ़ रहा है, उदय हो रहा है, अगर अमेरिका ढल रहा है, बड़ी बड़ी ताकतें ढल रही हैं, तो नई ताकतें उभर रही हैं। इस बीच भारत को अपना स्टैंड क्लियर करना होगा और ये समझना होगा कि परिवर्तन के समय कहाँ जाना है और कहाँ से पीछे हटना है। फिलहाल मेरे साथ पीपल भारत में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।